इस वीडियो में हम गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स और अभिकेंद्र बल यानी सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में जानेंगे। हमारी आकाशगंगा में ग्रह सूर्य के चारों ओर कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं। हम ये भी जानते हैं कि चंद्रमा भी पृथ्वी के चारों ओर घूमता है। याद करो सर आइजैक न्यूटन, जिन्होंने प्रसिद्ध गति का नियम बताया था। ऐसा कहा जाता है कि 1665 में उन्हें गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटेशन का ख्याल तब आया जब उनके सिर पर एक सेब गिरा। यहां पृथ्वी की ओर आकर्षित होने वाली कुछ वस्तुओं के उदाहरण हैं। बारिश हमेशा पृथ्वी की ओर गिरती है। हम देखते हैं कि जैसे ही फुटबॉल जमीन से ऊपर जाती है, वैसे ही ये पृथ्वी पर वापस आकर गिर जाती है। पेड़ की डाली से टूटता हुआ एक सेब जमीन पर गिरता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि बारिश, फुटबॉल और सेब पृथ्वी की ओर आकर्षित होते हैं। लेकिन क्या वस्तुएं भी पृथ्वी को आकर्षित करती है? अगर हां, तो हम पृथ्वी को सेब की ओर आकर्षित होते हुए क्यों नहीं देख पाते? ऐसा इसलिए क्योंकि गति के द्वितीय नियम से त्वरण किसी वस्तु के द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। पृथ्वी की तुलना में सेब का द्रव्यमान नगण्य है। इसलिए दोनों एक दूसरे को समान बल से आकर्षित करने के बावजूद पृथ्वी का त्वरण सेब से बहुत कम होता है। और यही वजह है कि हम पृथ्वी को चंद्रमा की ओर जाते हुए नहीं देखते। न्यूटन ने बताया कि सूर्य सभी ग्रहों को आकर्षित करता है और यही कारण है कि वे सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। न्यूटन ने यह निष्कर्ष निकाला कि ब्रह्मांड के सभी पिंड एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। यह बल गुरुत्वाकर्षण बल है, जिससे सभी पिंड एक दूसरे की ओर आकर्षित होने लगते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। वस्तुएं पृथ्वी की सतह पर गिरती हैं और ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। अब हम अभिकेंद्र बल को समझने की कोशिश करते हैं। इसे समझने के लिए हम एक क्रियाकलाप करते हैं। एक धागे का टुकड़ा लो और इसके एक किनारे पर एक छोटा पत्थर बांध लो। इसके दूसरे सिरे को पकड़ो और इसे क्षैतिज वृत्त में घुमाओ। पत्थर की गति को ध्यान से देखो। अब इस धागे को छोड़ दो, लेकिन पहले देख लेना कि कोई तुम्हारे आसपास खड़ा ना हो। तुम्हें क्या लगता है, क्या होगा जब तुम धागे को छोड़ोगे? अब समझते हैं कि क्या हुआ। धागा छोड़ने से पहले पत्थर एक वृत्ताकार पथ पर एक निश्चित चाल से घूमता है और हर बिंदु पर पत्थर अपनी दिशा बदलता है। पत्थर की दिशा में परिवर्तन का कारण इसका वेग है। वो बल जो इसके त्वरण को बनाए रखता है और जो पत्थर को वृत्ताकार पथ पर गतिशील बनाए रखता है, वो बल केंद्र की ओर लगता है। ये परिणामी बल जो वस्तु के वृत्ताकार पथ में गतिशील रखता है तथा वस्तु के घूर्णन के केंद्र की ओर लगता है, ये बल अभिकेंद्र बल कहलाता है। यदि कोई अभिकेंद्र बल ना हो तो पत्थर वृत्ताकार पथ पर स्पर्श रेखा बनाते हुए सीधी रेखा में उड़ने लगेगा। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का चक्कर लगाना भी अभिकेंद्र बल के उदाहरणों में से एक है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से मिलने वाले अभिकेंद्र बल के कारण चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा करता है। यदि अभिकेंद्र बल न हो तो चंद्रमा एक समान गति से सरल रेखीय पथ पर चलता रहेगा।
बाय बाय चांद। इस वीडियो में हम गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम यानी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में जानेंगे। पहले हमने देखा कि आइजैक न्यूटन ने कैसे गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज की। अब चलो हम उनके बारे में थोड़ा और जानते हैं। सर आइजैक न्यूटन का जन्म इंग्लैंड में ग्रैंथम के पास वुल्सथोर्प में हुआ था। उनका जन्म एक गरीब किसान परिवार में हुआ था, लेकिन वे खेती में कुशल नहीं थे। 1661 में उन्हें पढ़ाई के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय भेजा गया। 1665 में ऐसा कहा जाता है कि उनके सिर पर एक सेब गिरा और इस घटना ने न्यूटन को चंद्रमा को उसकी कक्षा में बनाए रखने वाले बल तथा सेब को गिराने वाले बल के बीच संबंध की खोज करने को प्रेरित किया। लेकिन न्यूटन से पहले भी वैज्ञानिकों को ग्रहों की गति में रुचि थी। 16वीं शताब्दी तक वैज्ञानिकों और खगोल शास्त्रियों ने ग्रहों की गति पर बहुत सारे आंकड़े इकट्ठे कर लिए थे। उन आंकड़ों की मदद से जोहान्स केपलर ने 3 नियम निकाले जो ग्रहों की गति पर लागू होते थे, लेकिन ग्रहों की ऐसी गति का कारण केपलर नहीं बता सके। न्यूटन ने ही बताया कि ग्रहों की गति का कारण गुरुत्वाकर्षण का वो बल है जो सूर्य उन पर लगाता है। अब क्या तुम बता सकते हो कि गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम स्वभाव से सार्वत्रिक क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि ये नियम ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं पर लागू होता है, फिर चाहे ये वस्तुएं बड़ी हो या छोटी, खगोलीय हो या पार्थिव, सभी पर ये नियम लागू होता है। अब हम समझते हैं कि असल में गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम दर्शाता है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला आकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। वो बल उन वस्तुओं के केंद्रों को मिलाने वाली रेखा में उत्पन्न होता है। गणितानुसार इसे लिखा जाता है F बराबर कैपिटल G गुना कैपिटल M गुना स्मॉल m बटा d स्क्वायर। अब देखते हैं कि हम गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का गणितीय रूप कैसे निकाल सकते हैं। माना कि दो वस्तुएं A तथा B हैं, जिनका द्रव्यमान क्रमशः कैपिटल M तथा स्मॉल m है और उनके बीच की दूरी d है। माना कि A और B के बीच आकर्षण बल F है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। इसलिए गणित में इसे लिख सकते हैं F समानुपाती कैपिटल M गुना स्मॉल m। अब बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात F समानुपाती 1/d स्क्वायर। दोनों समीकरणों से हमें प्राप्त होता है F समानुपाती कैपिटल M गुना स्मॉल m बटा d स्क्वायर या F बराबर कैपिटल G गुना कैपिटल M गुना स्मॉल m बटा d स्क्वायर, जहां G आनुपातिकता स्थिरांक या सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक है। तो यहाँ हम गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का विवरण इस प्रकार करते हैं। F बराबर कैपिटल G गुना कैपिटल M गुना स्मॉल m बटा d स्क्वायर। अब हम सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक कैपिटल G के लिए गणितीय सूत्र देखते हैं। इस समीकरण से हम लिख सकते हैं F गुना d स्क्वायर बराबर कैपिटल G गुना कैपिटल M गुना स्मॉल m या
कैपिटल G बराबर F गुना d स्क्वायर बटा कैपिटल M गुना स्मॉल m। क्या पिछले समीकरण से तुम कैपिटल G का SI मात्रक निकाल सकते हो? हम इस समीकरण में द्रव्यमान, बल तथा दूरी के स्थान पर इनके मात्रक रखकर कैपिटल G का SI मात्रक निकाल सकते हैं। कैपिटल G का SI मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक G का मान हेनरी कैवेंडिश ने निकाला था। इसके लिए उन्होंने एक सुग्राही तुला का उपयोग किया। G का मान्य मान बराबर 6.673 गुना 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम जानने के बाद क्या तुम अपने और अपने पास बैठे दोस्त के बीच लगने वाला बल ज्ञात कर सकते हो? माना कि तुम दोनों में प्रत्येक का द्रव्यमान 50 किलोग्राम है और तुम्हारे बीच की दूरी 1 मीटर है। अब तुम गणना के लिए वीडियो को रोक सकते हो। तुमने क्या निष्कर्ष निकाला? क्या तुम ये बल महसूस कर सकते हो? अगर नहीं तो क्यों? न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम पृथ्वी की कुछ खास घटनाओं का वर्णन करता है। यह हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाले बल की उपस्थिति सिद्ध करता है। यह सिद्ध करता है कि चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर गतिशील रहना कैसे संभव है, और यह भी कि ग्रहों का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना कैसे संभव है। इसने ज्वार भाटा की घटना को भी समझाया, जो सूर्य और चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव के कारण उत्पन्न होता है। तो ये भौतिक विज्ञान की एक सीख है जिसे मछुआरों को याद रखना चाहिए। इस वीडियो में हम द्रव्यमान यानी मास तथा भार यानी वेट के बारे में जानेंगे। द्रव्यमान तथा भार को ज्यादातर एक जैसा ही समझा जाता है, लेकिन वे एक जैसे बिल्कुल भी नहीं है। याद करो, हमने पढ़ा था कि किसी वस्तु का द्रव्यमान इसके जड़त्व की माप होता है और अधिक जड़त्व का मतलब अधिक द्रव्यमान होता है। अब द्रव्यमान को थोड़ा और समझते हैं और देखते हैं कि ये भार से कैसे संबंधित है, लेकिन भार की तरह नहीं है। किसी वस्तु का द्रव्यमान सभी जगहों पर समान होता है, फिर चाहे वो पृथ्वी पर हो या चंद्रमा पर या बाहरी अंतरिक्ष में। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसका द्रव्यमान सभी जगहों पर स्थिर होता है और स्थान बदलने पर परिवर्तित नहीं होता। पिछले वीडियो से हम जानते हैं कि पृथ्वी एक निश्चित बल से सभी वस्तुओं को आकर्षित करती है। किसी वस्तु का भार यही बल है जिससे ये पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है। इस बल को वस्तु के द्रव्यमान और गुरुत्वाकर्षण के कारण उत्पन्न त्वरण के आधार पर परिभाषित करते हैं। जैसा कि हमने पढ़ा है, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। यहाँ ये त्वरण गुरुत्वाकर्षण से उत्पन्न त्वरण है, इसलिए हम कह सकते हैं F बराबर m गुना g। भार को W से व्यक्त करते हुए हम पिछले समीकरण को लिख सकते हैं, W बराबर m गुना g। द्रव्यमान और भार किसी वस्तु के दो अलग अलग गुण हैं और इसलिए उनकी माप के मात्रक भी अलग हैं। जैसा कि किसी वस्तु का भार वो बल है जिससे ये पृथ्वी की ओर आकर्षित होती है, इसका SI मात्रक भी बल की तरह ही है, अर्थात न्यूटन है, जबकि द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है। भार वह बल है जो नीचे की ओर लंबवत कार्य करता है।
इसलिए इसमें परिमाण तथा दिशा दोनों होते हैं। दूसरा अंतर यह है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान हर जगह पर समान होता है, जबकि वस्तु का भार उसकी स्थिति के अनुसार बदलता रहता है, क्योंकि स्थान के अनुसार गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण में भी परिवर्तन होता है। याद करो, हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि गुरुत्वाकर्षण का मान विषुवत वृत्त की अपेक्षा ध्रुवों पर अधिक होता है। ये मानते हुए तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा भार कहां पर अधिक होगा, उत्तरी ध्रुव पर या विषुवत वृत्त पर? तुम्हारा भार विषुवत वृत्त की अपेक्षा उत्तरी ध्रुव पर अधिक होगा, लेकिन यह ध्यान रखना कि दोनों में अंतर अपेक्षाकृत काफी कम होगा। अब दूसरा उदाहरण लेते हैं। अब देखते हैं कि चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार किस प्रकार बदलता है। तुम्हें क्या लगता है, किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर किस प्रकार परिवर्तित होगा? क्या पृथ्वी पर इसके भार की तुलना में चंद्रमा पर वस्तु का भार बढ़ेगा या घटेगा? पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार वो बल है जिससे पृथ्वी वस्तु को आकर्षित करती है। इसी प्रकार चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार वो बल है जिससे चंद्रमा वस्तु को आकर्षित करती है। अब चंद्रमा पर लगने वाले इस बल को निकालते हैं। माना किसी वस्तु का द्रव्यमान m है और चंद्रमा पर इसका भार Wm है। माना कि चंद्रमा का द्रव्यमान कैपिटल M है और इसकी त्रिज्या कैपिटल Rm है। हम जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम से F बराबर कैपिटल G गुणा कैपिटल M गुणा स्मॉल m बटा कैपिटल R स्क्वायर। अब गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के प्रयोग से चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार होगा Wm बराबर कैपिटल G गुणा कैपिटल M गुणा स्मॉल m बटा कैपिटल Rm स्क्वायर। माना उसी वस्तु का पृथ्वी पर भार We है। माना कि पृथ्वी का द्रव्यमान कैपिटल M है और इसकी त्रिज्या कैपिटल R है। अब हम जानते हैं कि स्मॉल g बराबर कैपिटल G गुणा कैपिटल M बटा कैपिटल R स्क्वायर और W बराबर स्मॉल m गुणा स्मॉल g। पिछले दोनों समीकरणों की तुलना से हमें मिलता है We बराबर कैपिटल G गुणा कैपिटल M गुणा स्मॉल m बटा कैपिटल R स्क्वायर। इस तालिका पर एक नजर डालते हैं, जिससे हमें पृथ्वी और चंद्रमा के बारे में जानकारी मिलती है। अब तालिका से पिछले समीकरणों में मान रखने पर हमें मिलता है Wm बराबर 2.431 गुणा 10 की घात 10 गुणा कैपिटल G गुणा स्मॉल m। We बराबर 1.474 गुणा 10 की घात 11 गुणा कैपिटल G गुणा स्मॉल m। अब पिछले समीकरणों को भाग देने पर हमें मिलता है Wm बटा We बराबर 2.431 गुणा 10 की घात 10 बटा 1.474 गुणा 10 की घात 11 या Wm बटा We बराबर 0.165 यानी लगभग 1/6। वस्तु का चंद्रमा पर भार बटा वस्तु का पृथ्वी पर भार बराबर 1/6। वस्तु का चंद्रमा पर भार बराबर 1/6 गुना वस्तु का पृथ्वी पर भार। चंद्रमा पर तुम्हारा भार क्या होगा? अब एक प्रश्न को साथ मिलकर हल करते हैं।
किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार 50 न्यूटन है, पृथ्वी पर इस वस्तु का भार कितना होगा? गणना के लिए इस वीडियो को रोक लो। चंद्रमा पर वस्तु का भार बटा पृथ्वी पर वस्तु का भार बराबर 1/6। पृथ्वी पर वस्तु का भार बराबर 6 गुना चंद्रमा पर वस्तु का भार बराबर 6 गुना 50 न्यूटन बराबर 300 न्यूटन। इस वीडियो में हम मुक्त पतन यानी फ्री फॉल के बारे में जानेंगे। ज्यादातर चीजें जो ऊपर जाती हैं वो वापस नीचे गिरती हैं। अब इस वीडियो में चलो मुक्त पतन के बारे में कुछ और जानते हैं। मुक्त पतन को समझने के लिए हम एक आसान से प्रयोग से शुरुआत करते हैं। एक गेंद लो और इसे ऊपर की ओर फेंको। हम देखते हैं कि गेंद एक निश्चित ऊंचाई तक जाती है और फिर गिरना शुरू कर देती है। यहां पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल गेंद को आकर्षित करता है और इसलिए गेंद नीचे की ओर जाने लगती है। तो जब कोई वस्तु गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे गिरती है तो यह कहा जाता है कि वस्तु मुक्त पतन यानी फ्री फॉल में है। जब एक वस्तु मुक्त पतन में होती है तो इसकी दिशा में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन गुरुत्वाकर्षण के कारण इसके वेग के परिमाण में परिवर्तन होता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि वेग में परिवर्तन से त्वरण यानी एक्सेलरेशन उत्पन्न होता है। तो जब कोई वस्तु पृथ्वी की ओर गिर रही होती है तब एक त्वरण उत्पन्न होता है और यह त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। इसलिए हम इस त्वरण को गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण कहते हैं। इसे g से व्यक्त किया जाता है। इसका SI मात्रक भी त्वरण की तरह ही मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। अब गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण का सूत्र निकालते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, गति के द्वितीय नियम से बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। माना कि पिछले प्रयोग वाली गेंद का द्रव्यमान m है और जैसा कि हमने पढ़ा है कि मुक्त पतन में वस्तु में त्वरण होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाण F बराबर m गुना g। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में सीखा था, F बराबर कैपिटल G गुना कैपिटल M गुना स्मॉल m बटा d स्क्वायर। इसलिए पिछले दो समीकरणों से हम लिख सकते हैं स्मॉल m गुना स्मॉल g बराबर कैपिटल G गुना कैपिटल M गुना स्मॉल m बटा d स्क्वायर, या स्मॉल g बराबर कैपिटल G गुना कैपिटल M बटा d स्क्वायर, जहां कैपिटल M बराबर पृथ्वी का द्रव्यमान d बराबर वस्तु और पृथ्वी के बीच की दूरी। माना कि एक वस्तु पृथ्वी की सतह के पास है, तो पिछले समीकरण में दूरी d कैपिटल R के बराबर होगी, जो कि पृथ्वी की त्रिज्या है। इसलिए पृथ्वी के पास वाली वस्तुओं के लिए स्मॉल g बराबर कैपिटल G गुना कैपिटल M बटा कैपिटल R स्क्वायर। जैसा कि तुम्हें पता होगा, पृथ्वी एक पूरा गोला नहीं है। पृथ्वी की त्रिज्या ध्रुवों से विषुवत वृत्त की ओर जाने पर बढ़ती है। तुम्हें क्या लगता है, पृथ्वी में कहां गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण अधिक होगा, ध्रुवों पर या विषुवत वृत्त पर? गुरुत्वीय बल का मान G विषुवत वृत्त की अपेक्षा ध्रुवों पर अधिक होता है। पृथ्वी की सतह पर या इसके पास स्मॉल g के मान को स्थिर मान सकते हैं, लेकिन पृथ्वी से दूर की वस्तुओं के लिए समीकरण
स्मॉल g बराबर कैपिटल G गुना कैपिटल M बटा d स्क्वायर से स्मॉल g का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब देखते हैं कि g का मान कैसे ज्ञात किया जाता है। g का मान ज्ञात करने के लिए हमें समीकरण स्मॉल g बराबर कैपिटल G गुना कैपिटल M बटा कैपिटल R स्क्वायर में कैपिटल G, कैपिटल M और कैपिटल R का मान रखना है। सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक g बराबर 6.7 गुना 10 की घात माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। पृथ्वी का द्रव्यमान m बराबर 6 गुना 10 की घात 24 किलोग्राम और पृथ्वी की त्रिज्या r बराबर 6.4 गुना 10 की घात 6 मीटर। हम जानते हैं स्मॉल g बराबर कैपिटल G गुना कैपिटल M बटा कैपिटल R स्क्वायर। स्मॉल g बराबर 6.7 गुना 10 की घात माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर गुना 6 गुना 10 की घात 24 किलोग्राम बटा 6.4 गुना 10 की घात 6 मीटर का स्क्वायर बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, अर्थात गुरुत्वीय बल के कारण त्वरण g बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब क्या खोखली या ठोस, बड़ी या छोटी सभी वस्तुएं समान ऊंचाई से छोड़ने पर समान दर से गिरेंगी या नहीं, ये समझने के लिए एक प्रयोग करते हैं। एक कागज का टुकड़ा और एक छोटी गेंद लो। दोनों वस्तुओं को एक ही समय पर घर की पहली मंजिल से छोड़ो। तुम्हें क्या लगता है कौन सी वस्तु पहले जमीन पर पहुंचेगी? हम ये देखते हैं कि गेंद जमीन पर पहले पहुंचती है और कागज का टुकड़ा बाद में। ऐसा वायु के प्रतिरोध के कारण होता है। वायु का प्रतिरोध गिरती वस्तुओं की गति से उत्पन्न घर्षण के कारण होता है। यहाँ कागज पर लगने वाला वायु का प्रतिरोध गेंद की अपेक्षा अधिक है। लेकिन यदि यह प्रक्रिया हम कांच के बक्से के अंदर करें जिससे सारी वायु बाहर निकाल दी गई हो, तो गेंद और कागज दोनों समान दर से गिरेंगे। इस वीडियो में हमने मुक्त पतन यानी फ्री फॉल के बारे में जाना।